क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में कोई बड़ा छात्र आंदोलन होता है, जब युवा सड़कों पर उतरते हैं, जब हाथों में मोमबत्तियां होती हैं, जब कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, या रूबरू रोशनी जैसे गीत गूंजते हैं, तो आखिर बार बार एक ही फिल्म क्यों याद आती है? आखिर क्यों लगभग 2 दशक के बाद भी रंग दे बसंती सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक बनती जा रही है? और दूसरी तरफ करोड़ों की कमाई करने वाली नई फिल्में, बड़े सितारे और भारी भरकम एक्शन के बावजूद आंदोलनों की भाषा क्यों नहीं बन पाती? क्या सिनेमा सिर्फ समाज का आईना है, या फिर वही समाज और आंदोलनों को दिशा भी तय करता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। जिंदगी जीने के लिए दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो और सब कुछ बर्दाश्त करते जाओ, दूसरा जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। रंग दे बसंती का ये संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना 2006 में था। इस फिल्म के संवाद और गीत प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने लिखे थे। विडंबना देखिए कि जब देश भर में छात्र आंदोलनों के दौरान रंग दे बसंती के गीत फिर से गूंजने लगे, उसी समय प्रसून जोशी, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, उनके फैसलों को लेकर भी सवाल उठे। खासकर ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म सतलुज को हटाए जाने के बाद यह बहस और तेज हो गई थी कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी और सिनेमा का रिश्ता क्या है। इसी दौरान 2010 के दशक के चर्चित अभिनेता इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से छात्रों का समर्थन किया। लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर उनकी वापसी हुई और इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोगों का प्यार मिला। फिल्मों में अक्सर खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए। दिलचस्प बात यह रही कि पर्दे पर खलनायक की छवि रखने वाले कलाकार वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज बन गए हैं और लोगों ने उनका खुलकर समर्थन भी किया है। पिछले 2 दशकों में भारत ने कई बड़े आंदोलन देखे हैं। कहीं विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन हुए, कहीं नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और कहीं किसानों का आंदोलन। इन सभी आंदोलनों में एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। हाथों में तख्तियां, सड़कों पर हजारों लोग, मोमबत्तियां, गीत, नारे और इन सब का रिकॉर्ड करता हुआ एक कैमरा। लेकिन क्या ये सब अपने आप हुआ, या फिर इन दृश्यों की कल्पना कहीं ना कहीं फिल्मों के पहले ही हमारे दिमाग में बसा दी थी? यहीं से शुरू होता है सिनेमा और आंदोलन का बेहद दिलचस्प रिश्ता। आमतौर पर कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन कई बार सिनेमा सिर्फ आईना नहीं होता बल्कि वह समाज की कल्पना भी तैयार करता है। वह तय करता है कि विरोध कैसा दिखेगा, नायक कौन होगा, खलनायक कौन होगा और जनता किसके साथ खड़ी होगी। अगर रंग दे बसंती की बात करें तो यह फिल्म भगत सिंह और उनके साथियों की कहानी को आज के युवाओं से जोड़ती है। फिल्म में कुछ सामान्य, बेफिक्र और मस्ती करने वाले दोस्त अपने साथी की मौत के बाद भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा व्यक्तिगत दुख से शुरू होता है और धीरे धीरे व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन किसी संगठित राजनीतिक विचारधारा का परिणाम नहीं है, यह नैतिक आक्रोश से पैदा हुआ विस्फोट है। यही वजह है कि फिल्म का कैंडल मार्च वाला दृश्य बाद के वर्षों में देश के कई वास्तविक आंदोलनों का हिस्सा बन गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और विश्वविद्यालयों से लेकर इंडिया गेट तक मोमबत्ती मार्च एक नई राजनीतिक भाषा बन गया है। हालांकि कई फिल्में, समीक्षकों का मानना है कि रंग दे बसंती ने आंदोलन को एक मजबूत दृश्य पहचान तो दी, लेकिन उसने आंदोलन की राजनीतिक जटिलताओं पर बहुत गहराई से बात नहीं की। फिल्म ये सवाल भी नहीं उठाती कि क्या हिंसा किसी समस्या का समाधान हो सकती है, क्या नैतिक गुस्से के नाम पर संस्थागत व्यवस्था को दरकिनार करना सही है। इन सवालों के जवाब फिल्म में नहीं मिले हैं। अब जरा दूसरी फिल्मों की तरफ चलते हैं। साल 1996 में आई इतालवी निर्देशक जीलो प्रतिगो की फिल्म बैटल ऑफ अल्जीयर्स। ये फिल्म अल्जीरा की आज़ादी की लड़ाई पर आधारित है। यहाँ आंदोलन की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक अनुशासित, संगठित और राजनीतिक संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में गुप्त नेटवर्क, रणनीति और छोटे छोटे संगठनात्मक समूह और लंबे राजनीतिक संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया है। खास बात यह है कि फिल्म किसी एक पक्ष को पूरी तरह नायक नहीं बनाती। फ्रांसीसी सेना की क्रूरता भी दिखाई जाती है और अल्जीरियाई की लड़कों के हाथों में निर्दोष लोगों की मौत भी। यह संतुलन इस फिल्म को विश्व सिनेमा की महान फिल्मों में शामिल करता है। दिलचस्प सत्य यह है कि जहां रंग दे बसंती आंदोलनकारियों की प्रेरणा बनी, वहीं द बैटल ऑफ अल्जीयर्स को अमेरिका के पेंटागन में
दिखाया गया ताकि ये समझा जा सके कि विद्रोह कैसे जन्म लेता है और उनसे कैसे निपटा जाता है। यानी एक ही फिल्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकती है। यहीं पर अमेरिकी दार्शनिक जे बटलर का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बटलर कहती हैं कि हमारी कोई भी सार्वजनिक अभिव्यक्ति पूरी तरह नई नहीं होती। हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी पुरानी परंपरा, संस्कृति या दृश्य को दोहराया है। इसे वह उदारीनता कहती हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जब कोई प्रदर्शनकारी मुट्ठी उठाकर नारा लगाता है, जब लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पर निकलते हैं या जब तख्तियों पर खास अंदाज में संदेश लिखे होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं पहले देखी गई छवियों को दोहराया होता है। इन छवियों को लोकप्रिय बनाने में फिल्मों की भूमिका बेहद अहम रही है। लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। फिल्में भी वास्तविक आंदोलनों से सीखती हैं, यानी समाज फिल्मों को प्रभावित करता है और फिल्में समाज को। दोनों लगातार एक दूसरे को गढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि किसी आंदोलन की सफलता सिर्फ सड़क पर नहीं तय होती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी कहानी समाज के सामने कैसे पेश की जाती है। इटालवी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने इसे हेजिमनी यानी वैचारिक वर्चस्व कहा था। उनके अनुसार सत्ता सिर्फ पुलिस, सेना और कानून से नहीं चलती, बल्कि इस बात से भी चलती है कि समाज कौन सी कहानी को सच मानता है। अगर किसी आंदोलन को लोकतंत्र की लड़ाई कहा जाए तो जनता का समर्थन मिलता है, लेकिन अगर उसी आंदोलन को अराजकता, हिंसा या राष्ट्रविरोध कह दिया जाए तो उसे पूरी छवि बदल जाती है। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि नैरेटिव यानी कहानी की भी होती है। यही वजह है कि रंग दे बसंती और स्वदेश जैसी फिल्में आज भी आंदोलनों की भाषा बन जाती है। इन फिल्मों का नायक एक आम नागरिक है जो व्यवस्था की कमियों से लड़ता है। स्वदेश में मोहन भार्गव अमेरिका की नौकरी छोड़कर गांव लौटता है और बदलाव की शुरुआत करता है। रंग दे बसंती में युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। इन फिल्मों का संदेश नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। इनके गीत आसान हैं, सामूहिक रूप से गाए जा सकते हैं और उनके एक साझा भावना है। यही कारण है कि ये गीत रैलियों, विश्वविद्यालय और विरोध प्रदर्शनों में आज भी सुनाई देते हैं। इसके उलट हाल के वर्षों में आई फिल्म धुरंधर की कहानी पूरी तरह अलग दिशा में जाती है। यह नायक कोई आम नागरिक नहीं बल्कि राज्य की ओर से काम करने वाला एक खुफिया अधिकारी है। उसका संघर्ष नागरिक और सत्ता के बीच नहीं बल्कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच है। ये व्यवस्था को चुनौती नहीं देता बल्कि उसी व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसकी भाषा आंदोलन की भाषा नहीं बन पाती। उसके गीत लोगों को साथ गाने के लिए नहीं बल्कि नायक की वीरता का उत्सव मनाने के लिए बनाए गए हैं। दर्शक सिर्फ तालियां बजाता है लेकिन खुद कहानी का हिस्सा नहीं बन पाता है कभी। यही सबसे बड़ा अंतर है। रंग दे बसंती और स्वदेश दर्शकों को यह महसूस कराती है कि बदलाव की जिम्मेदारी उनकी भी है, वहीं धुरंधर दर्शक को सिर्फ एक तमाशबीन बनाकर छोड़ देती है। शायद यही वजह है कि विरोध प्रदर्शनों में आज भी लुक्का छुपी, रूबरू और रंग दे बसंती गूंजते हैं, लेकिन नई फिल्मों के गीत सड़कों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है या फिर वह आने वाली पीढ़ियों के सोचने, विरोध करने और बदलाव की कल्पना करने का तरीका भी तय करता है। इतिहास गवाह है कि कई बार एक फिल्म संसद से ज़्यादा असरदार साबित हुई है। एक गीत हजार भाषणों से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाया है और एक दृश्य ने पूरी पीढ़ी की राजनीतिक कल्पना बदल दी है। इसलिए जब अगली बार किसी आंदोलन में आपको मोमबत्ती लिए लोग दिखाई दें, जब कोई युवा रंग दे बसंती का गीत गाता नजर आए, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि सिनेमा, समाज और लोकतंत्र के बीच चल रही उस लंबी बातचीत का हिस्सा है जो पिछले कई दशकों से लगातार जारी है। आपकी क्या राय थी इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।